हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इलाही केमिस्ट्री क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं गैस पेपर। कई बच्चों की डिमांड आ रही थी, सर यूपी बोर्ड का जो गैस पेपर है वो डिस्क्लोज कर दीजिए, तो गैस पेपर वही लेके आ गए हैं। पहला पार्ट है, कई सारे बच्चों के पास गैस पेपर है जो इलाही केमिस्ट्री क्लासेस में पढ़ते हैं, और ऐसे बच्चे जिनके पास जो हमारे इलाही केमिस्ट्री क्लासेस में नहीं पढ़ते थे उनके पास गैस पेपर नहीं होगा, तो उसकी जो पीडीएफ है बच्चों गैस पेपर की वो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी है, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद इसे प्रिंट आउट करा लें, और प्रिंट आउट कराने पर आपको पीडीएफ में 3 पेज मिल जाएंगे। ये 3 पेज में हमने टोटल 60 क्वेश्चन किए हैं। अगर ये 60 क्वेश्चन पता कौन से बच्चों, ये थ्योरी वाले क्वेश्चन है। अब इसमें से कुछ चीज़ें बचती हैं, जैसे न्यूमेरिकल बचते हैं, न्यूमेरिकल कहाँ से करने हैं, ठीक है, और पीवाईक्यू बचते हैं, जैसे ABCD वाले क्वेश्चन स्ट्रक्चर वाले, वो कहाँ से करने हैं, ठीक है। तो उनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, यूट्यूब पर ही वीडियो पड़ी है, ठीक है। 5 न्यूमेरिकल की वीडियो बन चुकी हैं, 5 वीडियो पड़ी हैं, उसमें 5-5 न्यूमेरिकल कराए हैं हर एक वीडियो में। वहाँ से आप सॉरी, वहाँ से आप न्यूमेरिकल को क्लियर कर सकते हैं, और थ्योरी आप यहाँ से 60 क्वेश्चन से कर सकते हैं। अगर आपने इतना कर लिया, देखो 2 दिन है आपके पास, अगर 2 दिन में अगर आपने इतना कर लिया तो आप ये मान के चलिए कि आप कम से कम 60 नंबर आसानी से 70 में से ले आएंगे, ठीक है। और उसके लिए जो 10 नंबर बचते हैं उनके लिए फिर हमारे स्पेशल क्वेश्चन लगाने होते हैं, जो कि हर एक जो बच्चे पढ़े इलाही केमिस्ट्री क्लासेस में उनके नोट्स के लास्ट में 10 या 12 स्पेशल क्वेश्चन लिखा है, तो वो 10 क्वेश्चन है। ईजिली आप इतना करते हो तो बहुत अच्छे से। पहले तो अगर आपने इतना कर लिया तो कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, ये गारंटी है, ठीक है। गारंटी के साथ सारे बच्चे पास हो जाएंगे, और ऐसा नहीं है कि फंसेगा नहीं। आज जो, ठीक है, फिजिक्स का पेपर हुआ था, कई 12th यूपी बोर्ड के बच्चों से बात हुई, कह रहे हैं कि सर बहुत टफ पेपर आया था, ऐसी चीज़ें आई थी जो इम्पोर्टेंट बोली गई थी और वो बिल्कुल नहीं आई थी। भैया ऐसा ही होता है फिजिक्स में, CBSE में भी लंका लग गई बच्चों की, यूपी बोर्ड में भी लंका लग गई है, ठीक है। मगर केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होगा। CBSE में बहुत अच्छा पेपर हुआ था, 90+ बच्चों के, काफ़ी बच्चों के आ रहे हैं। सेम ऐसा ही होगा यूपी बोर्ड में भी, ठीक है। टेंशन ना लो, जितना मैं कहूँ उतना आप करके चले जाओ, बस यहीं से पेपर फंसता है, मोस्टली पेपर यहीं से फंसेगा। अब ज़्यादा डिले नहीं करते हैं, क्वेश्चन को मैं शुरू करता हूँ। तो ज़्यादातर चीज़ें इसमें थ्योरी वाली हैं, कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए रिक्वायरमेंट है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कोलेराउस का नियम क्या है, इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए। तो आपको बताया गया था कोलेराउस का नियम क्या है। क्या होता है, अनंत तनुता पर किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता धनायन तथा ऋणायन की सीमांत मोलर चालकता का योग होती है। इसे आपको याद करना है, ये गारंटेड क्वेश्चन आता है, तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। अब इसके 2 अनुप्रयोग लिखने, क्या 2 अनुप्रयोग हैं, तो कोलेराउस का नियम का उपयोग करके हम दुर्बल वैद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं, दुर्बल वैद्युत अपघट्य का वियोजन स्थिरांक भी ज्ञात कर सकते हैं, और दुर्बल वैद्युत अपघट्य की वियोजन की कोटि भी ज्ञात कर सकते हैं। 3 बता दिए, आपको कोई 2 लिखने थे। अगला है, राउल्ट के नियम से आप क्या समझते हो, इसकी सीमाएं बताइए। तो राउल्ट का नियम आपको बताया, किसी वाष्पीय विलयन में वाष्पशील अवयव का वाष्पदाब वाष्पीय अवयव के मूल प्रभाग के समानुपाती होता है, ठीक है। अब इसके सीमाएं देखो, जब भी राउल्ट का नियम आता है सीमा जरूर आती है, तो सीमाएं क्या है राउल्ट का नियम केवल आदर्श विलयनों के लिए लागू होता है, पहली बात। दूसरा, राउल्ट का विलयन उन विलयनों के लिए लागू नहीं होता है जिसमें विलेय विलायक आपस में क्रिया करते हो। राउल्ट का नियम उन विलयनों के लिए भी लागू नहीं होता है जिनमें विलेय तथा विलायक आपस में संगुणन करते हो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना था। अगला था, पेप्टाइड बंध क्या है, उदाहरण देके समझाइए। तो आपको बताया गया था, बायोमॉलिक्यूल का क्वेश्चन है, रद्दी सा क्वेश्चन है, रटा रटाया रहता है बच्चों को। क्या होते हैं पेप्टाइड बंध, तो आपको बताया था, जब 2 अमीनो अम्ल आपस में जुड़कर जल के एक अणु का निष्कासन करते हैं तो बनने वाला बंध पेप्टाइड बंध कहलाता है। और पेप्टाइड बंध ही क्या होता है बच्चों, अमाइड बंध होता है। आगे, ग्लाइकोसाइडिक बंध क्या होता है, जब 2 मोनोसैकेराइड इकाइयां आपस में मिलकर जल के एक अणु का निष्कासन करती हैं और ऑक्साइड बंध द्वारा या ईथर बंध द्वारा ऑक्साइड बंध द्वारा जुड़ जाती है, इस बंध को हम ग्लाइकोसाइडिक बंध कहते हैं। अगला है हमारे पास, किसी विलयन की जो चालकता होती है तनुता के साथ क्यों घटती है। तो देखो बच्चों, क्या होता है, जैसे ही हम तनुता बढ़ाते हैं तो हम कह सकते हैं किसी विलयन की चालकता तनुता के साथ इसलिए घटती है क्योंकि तनुता बढ़ने के साथ साथ प्रति लीटर में आयनों की संख्या कम हो जाती है। यही कारण है कि तनुता बढ़ने पर चालकता का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगला हमें दिया है,
डी ग्लूकोज तथा डी फ्रुक्टोज की संरचना है। तो डी ग्लूकोज डी फ्रुक्टोज की संरचना मैंने बनवाई है, पायरेनोज, ठीक है, संरचना, साधारण संरचना वो आपको बना देनी थी। उभयदंती लिगेंड से आप क्या समझते हो, उदाहरण देके समझाइए। उभयदंती लिगेंड वे लिगेंड होते हैं जो कि केंद्रीय धातु परमाणु, ऐसा लिगेंड जिसके पास दो दाता परमाणु होते हैं जो केंद्रीय धातु परमाणु से दो प्रकार से, ठीक है, एकाकी युग्म को दान कर सकते हैं, उभयदंती लिगेंड कहलाते हैं। CN-, SCN-, और अगर आप देखें NO2, ये सब उभयदंती लिगेंड है। अगला है निम्नलिखित के कारण बताइए। एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता है, क्यों? तो आपको पता था कि एनिलीन क्यों नहीं देता है, वो मैं आपको बता दूं। होता क्या है, जब एनिलीन होता है, एनिलीन अब मान लो बच्चों ये है एनिलीन, अब एनिलीन की रिएक्शन आप किससे करा रहे हो, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट कराना है या तो एल्कलीकरण कराओगे CH3 या एसिटिलीकरण। अब ये है क्षार, ये है अब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर लेते हैं। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करने पर एक लवण बनाते हैं जो कि बनता है NH2+ और AlCl3-। ये जो लवण बनता है ये -M की तरफ वर्क करता है पूरा ग्रुप, और जो रिंग होती है उसको निष्क्रिय कर देते हैं। क्या कर देते हैं, निष्क्रिय कर देते हैं। इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है। तो हम इसका आंसर लिख सकते थे, ठीक है, हम ऐसे लिख सकते थे, एनिलीन एक लुईस क्षार होती है जो कि AlCl3 लुईस अम्ल के साथ अम्ल तथा क्षार अभिक्रिया प्रदर्शित करती है और एक लवण का निर्माण करती है। जो लवण होता है वो बेंजीन वलय को निष्क्रिय कर देता है, जिससे आगे वो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं दे सकता है। यही रीजन है कि एनिलीन एक, ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देती। इसी के साथ साथ एक और आपको याद रखना है, एक बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड भी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता है। रीजन क्या है बच्चों, बड़ा सिंपल सा रीजन है। अगर आप देखेंगे कि जो COOH होता है ये -M होता है, स्ट्रॉन्ग -M समूह होता है, ये भी वलय को क्या कर देता है, ये भी वलय को कर देता है निष्क्रिय। तो वलय हो जाती है निष्क्रिय, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देता है, और गारंटी है ये भी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता है। आगे देखें, एथिलमीन जल में विलेय है जबकि एनिलीन नहीं है। तो जल में अगर हम विलेयता करें, जल में विलेयता का बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, ठीक है। जल में विलेयता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है H बंध पर, H बंधन। अगर हाइड्रोजन बंध बढ़ेंगे तो जल में विलेयता बढ़ेगी, और दूसरा होता है 1/, अणुभार। अगर अणुभार बढ़ेगा तो जल में विलेयता घट जाएगी। अब आप मुझे बताओ, कह रहा है एथिलमीन, एथिलमीन होती है बच्चों CH3 CH2 NH2, और एक होती है हमारे पास एनिलीन, और एनिलीन होती है लाइक दिस। अब देखो इस पे भी दो हाइड्रोजन बंध है, 1 डिग्री अमीन है, ये भी 1 डिग्री अमीन है, तो दोनों की विलेयता बराबर होनी चाहिए। मगर इसके अणुभार अगर आप देखेंगे C6H5NH2, तो इसका अणुभार ज्यादा होगा, इसका अणुभार कम होगा। तो आप क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे, ठीक है, एथिलमीन की विलेयता एनिलीन से अधिक होती है क्योंकि एनिलीन का अणुभार एथिलमीन से ज्यादा होता है, और अणुभार बढ़ने के साथ साथ विलेयता का मान घटता जाता है। यही कारण है एथिलमीन की विलेयता एनिलीन से क्या होती है, ज्यादा होती है। क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखा जाता है और उसमें कुछ मात्रा में एथिल अल्कोहल भी मिलाई जाती है, क्यों? तो देखो मैंने आपको बताया था, क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, वायु से अभिक्रिया करके ऑक्सीकरण अभिक्रिया प्रदर्शित करती है और अति विषैली गैस फॉस्जीन बनाती है। अब फॉस्जीन के बनने की दर कम हो जाए इसलिए हम क्या मिला देते हैं, एथिल अल्कोहल, और एथिल अल्कोहल इस अभिक्रिया के लिए ऋणात्मक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। अगला है रासायनिक अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं, इसको प्रभावित करने वाले 4 कारक। पता है किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर इकाई समय में अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। इसको प्रभावित करने वाले 4 कारक सांद्रता, ताप, ठीक है, अभिकारक की प्रकृति, ठीक है, उसके बाद में मैंने सक्रियण ऊर्जा वो बताई थी, उत्प्रेरक, और कई सारे बताए थे, काफी फैक्टर है। अगला देखें, प्रतिलोम परासरण से आप क्या समझते हैं, या अर्थ समझाइए। तो हमने क्या देखा था कि हम अगर सांद्र विलयन की तरफ परासरण दाब से अधिक दाब लगाते हैं तो सांद्र विलयन से विलायक के अणुओं का तनु विलयन की तरफ अर्धपारगम झिल्ली द्वारा गमन होना ही क्या कहलाता है, प्रतिलोम परासरण कहलाता है। आगे दिया है K4FeCN6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या तथा समन्वय संख्या बताइए। बड़ा सिंपल है, ऑक्सीकरण संख्या और समन्वय संख्या आपसे पूछी गई है बच्चों। कैसे निकालेंगे देखो मैं बताता हूं आपको।
K4FeCN होल 6 है। इसका मल्टीपल भी आपको मिल जाएगा समन्वय संख्या या ऑक्सीकरण संख्या से, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से मल्टीपल भी एक दो बार आ चुका है, तो देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है हमारे पास K4FeCN होल 6, K4FeCN का होल 6। अब यहाँ से हमसे पूछी गई है ऑक्सीकरण संख्या, तो निकालो पहले ऑक्सीकरण संख्या 1 इंटू, ठीक है, ये 4 है K है और एक K का +1 लगता है, 1 इंटू एक्स, जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है x, 6 माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर आप देखेंगे तो प्लस के 4 प्लस का x माइनस 6 इक्वल टू 0, x बराबर +2। तो ऑक्सीकरण संख्या जो होगी Fe की वो +2 होगी। समन्वय संख्या का मतलब क्या होता है? समन्वय संख्या का मतलब है केंद्रीय धातु परमाणु कितने उपसंयोजी बंध बना रहा है, तो 6 बना रहा है, तो इसकी जो समन्वय संख्या होगी बच्चों, ठीक है, वो कितनी होगी? समन्वय संख्या बराबर होगी 6, क्योंकि 6 उपसंयोजी बंध बनाता है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें संक्रमण तत्व से आप क्या समझते हैं? इनकी 4 विशेषता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर मैंने 4 विशेषताएं की है, इस क्वेश्चन को और फोल्ड कर सकता है। देखो मैं आपको बताऊं, आपसे ऐसे पूछ सकता है कि डी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं, क्यों? तो ये है विशेषता ही है। दूसरा आपसे ये पूछ सकता है कि डी ब्लॉक के जो संक्रमण तत्व होते हैं या डी ब्लॉक के तत्व होते हैं मुख्यतः उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं, क्यों? ये भी विशेषता ही है। तो विशेषता है कि बच्चे कहेंगे सर आपने तो बताया नहीं था, ये विशेषता ही है। घुमा के क्वेश्चन को पूछ सकता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं रंगीन आयनों का निर्माण करते हैं, क्यों? ये भी आपको बताना था। डी ब्लॉक के तत्व अधिकतर अनुचुंबकीय होते हैं, क्यों? ये भी विशेषता है। तो ये विशेषता है, कोई 4 विशेषताएं आपसे पूछ सकता है, तो आप यहां से कर सकते थे, ठीक है। आगे अगर हम देखें, सिद्ध कीजिए ग्लूकोज एक CHO समूह और 5 OH समूह है, दोनों परीक्षणों की रासायनिक अभिक्रियाएं भी दीजिए। हमें यह सिद्ध करना है ग्लूकोज में एक CHO समूह होता है, उसकी एक अभिक्रिया देके समझानी है, और ये भी बताना है कि इसमें 5 OH, ये तो आ रहा है। सिद्ध कीजिए ग्लूकोज एक पेंटा हाइड्रोक्सी यौगिक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए आप इसे जरूर करके जाए। तो ग्लूकोज होता क्या है? CHOH होल 4 और CH2OH। तो हमें ये पहले तो हमें ये प्रूव करके देना है कि इसमें एक CHO समूह है। ऐसे कोई रासायनिक अभिक्रिया देनी है? अरे बिल्कुल है, आप क्या कर दें, ठीक है, यहाँ पर आप इसका ब्रोमीन जल से अभिक्रिया करा दें। ब्रोमीन जल जो होता है दुर्बल ऑक्सीकारक होता है और CHO को कन्वर्ट कर देता है COOH में। तो ये बन जाता है COOH, CHOH का होल 4 और CH2OH। बच्चों इसको जो बनता है इसे कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक अम्ल, ठीक है, ग्लूकोनिक अम्ल। अब यहां से ये प्रूफ हो रहा है कि इसमें CHO समूह है। एक आपको ये अभिक्रिया करनी है कि ग्लूकोज एक पेंटा हाइड्रोक्सी यौगिक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप यहां से ये कर सकते हैं CH2OH। इसकी अभिक्रिया करा दो आप एसिटिल क्लोराइड से या एसिटिक एनहाइड्राइड से, एसिटाइल क्लोराइड से करा दो या एसिटिक एनहाइड्राइड से, इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। यहाँ पर 5 मॉलिक्यूल लगते हैं और 5 मॉलिक्यूल लगने पर ग्लूको पेंटा एसिटेट बन जाता है। ये बन जाएगा CHOCOCH3 का होल 4 और ये बन जाएगा बच्चों CH2OCOCH3 और यहाँ पर 5 HCl मॉलिक्यूल बन जाएंगे। यहाँ से ये प्रूफ होता है कि ग्लूकोज पे CHO समूह होता है। यहाँ से ये प्रूफ हो रहा है कि ग्लूकोज एक पेंटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स है। तो दोनों की एक एक अभिक्रिया लिख दी, बढ़िया क्वेश्चन था, आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम, DNA तथा RNA। भैया इसमें तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, ये तो आपको रट्टा मारना है। DNA RNA में 4 अंतर लिखा गए हैं, आपको क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट से आप क्या समझते हैं इसका उपयोग? ये भी आपको बताया गया था। क्या बताया गया था? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड तथा कीटोन जिनके पास कम से कम एक असममित कार्बन होता है, क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। अब इनके उपयोग क्या है? उपयोग आपको लिखा है, वो आप जरूर लिखे आना। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन स्किप हो गया है, वो मैं लिख नहीं पाया हूँ, ठीक है। जो मैंने आपको बताए थे, कुछ मैंने आपको विटामिन बताए थे और उन विटामिन की कमी से होने वाले रोग, वो आप जरूर पढ़ के जाएं। उसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको भेजी थी ग्रुप पर बच्चों, ठीक है, वहां से आप इसे कर सकते हैं। जैसे विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन सी की कमी से क्या होता है, विटामिन डी की कमी से क्या होता है, तो वो रोग खाली ये पढ़ के जाएं विटामिन सी की कमी से रोग क्या होगा, बस ये क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। हाँ, ये जरूर पढ़ के जाएं कि विटामिन सी जो होता है कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील है। तो शॉर्ट ट्रिक आपको बताइए, ठीक है। वर्ल्ड कप भारत जीतेगा। देखो अगर आपको नहीं बताया तो मैं बता सकता हूं। देखो यहाँ पर है वर्ल्ड कप भारत जीतेगा।
तो जो 2020 वर्ल्ड कप है वो भारत ही जीतेगा, टेंशन मत लो, ठीक है। W4 होता है वाटर, और C4 होता है विटामिन सी, और B4 होता है विटामिन बी। यानी कि W4 वाटर यानी जल में जो घुलनशील विटामिन होते हैं बच्चों वो BC होते हैं, ठीक है, BC, ठीक है, हंसने वाली बात नहीं है, BC, ठीक है। विटामिन बी और विटामिन सी है, BC वो वाला BC नहीं है, ठीक है, जो समझ रहे हो आप, ठीक है। इसके बाद में आगे अगर हम बात करें, अगर हमसे पूछे फैट सॉल्युबल, वसा में घुलनशील, तो ये तो सबको पता है, ज्यादातर बच्चों को पता है, क्या होती है, कीड़ा, KEDA। तो ये ध्यान रखना है, कीड़ा जो होता है वसा में घुलनशील, विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D और विटामिन A। और जो वर्ल्ड कप भारत जीतेगा ये जल में घुलनशील। यहीं पर एक क्वेश्चन भी आता है कि बताओ विटामिन सी हमारे शरीर में संरक्षित नहीं होता है, स्टोर नहीं होता है, क्यों? अरे भैया विटामिन सी जल में घुलनशील है, और जल में जब घुल जाएगा तो यूरिन जो आप पेशाब करते हो उसकी थ्रू क्या कर दोगे, बॉडी से बाहर कर दोगे। यही कारण है कि विटामिन सी कभी भी शरीर में स्टोर संरक्षित नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं। ज्यूइटर आयन क्या होता है? ज्यूइटर आयन एक डाइपोलर आयन होता है, द्विध्रुव आयन होता है। जब हम अमीनो एसिड को जल में मिलाते हैं तो जल में एक समूह एसिडिक होने की वजह से H+ रिलीज कर देता है, एक बेसिक होने से H+ एक्सेप्ट कर लेता है, एक डायपोलर आयन बनता है, एक द्विध्रुवीय आयन बनता है, जिसको मैं ज्यूइटर आयन कहते हैं। देखो मैं आपको समझा देता हूँ ज्यूइटर आयन बनता कैसे है, ठीक है, ये भी आप लिख के चले जाएंगे, ठीक है, अच्छे से आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। देखो ये है हमारे पास, सपोज दैट हमारे पास ये कोई ग्लाइसिन है, और ग्लाइसिन ये हमारे पास एमिनो अम्ल है। अब एमिनो अम्ल है, अब देखो ये एसिड है, H+ रिलीज करेगा तो कुछ इस तरीके से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। इन्हें एक H+ रिलीज कर दिया, इन्हें एक H+ एक्सेप्ट कर लिया, तो ये डाइपोलर आयन बन रहा है। यहाँ पर दो पोल आ रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, ट्विटर आयन कहते हैं। अरे नहीं यार, ट्विटर आयन नहीं है, ये ज्यूइटर आयन है। तो आप कैसे कह सकते हैं, जब जलीय माध्यम में जलीय माध्यम में अमीनो अम्ल का एसिडिक ग्रुप या अम्लीय जो समूह है वो H+ दान करता है, जबकि जो क्षारीय समूह है वो H+ ग्रहण करता है। तो इस अवस्था में एक द्विध्रुव आयन बनता है। इसी द्विध्रुव आयन को हम क्या कहते हैं बच्चों, ज्यूइटर आयन कहते हैं, ठीक है। और ये कैसी होती है, रिवर्सिबल अभिक्रिया होती है, आपस में फस 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 बदलते रहते हैं, ठीक है। ये इधर भागता है, ये इधर भागता है, और ये चलता रहता है, ठीक है, क्योंकि इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो गया है और ये चलता रहेगा, ठीक है, जब तक है जान, ठीक है। आगे देखें हम, आगे क्वेश्चन है उपसंयोजन संख्या क्या होती है बच्चों, क्या होती है उपसंयोजन संख्या? किसी उपसंयोजी यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के साथ जितने उपसंयोजी बंध बनाता है वह उसकी क्या कहलाती है बच्चों, बहुत अच्छे, उपसंयोजन संख्या कहलाती है। और बहुत ब्राइट चांस है बच्चों इसके आने के, आ सकती है। किसी विलयन का परासरण दाब क्या कहलाता है, ठीक है, परासरण दाब क्या कहलाता है? परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए लगाया गया बाह्य दाब क्या कहलाता है बच्चों, परासरण दाब कहलाता है, ठीक है। ननस समीकरण क्या है, रासायनिक सेल में इसका क्या उपयोगिता है? तो ननस समीकरण अगर आप थ्योरी में आए तो आप कैसे करेंगे, तो आपको ये वाली लिखनी है, अगर न्यूमेरिकल आए तो आपको दूसरी वाली लिखनी है, और दोनों मैंने आपको बताई है कब आपको क्या लिखनी है, कब क्या लिखनी है। तो दो ननस समीकरण होती है बच्चों, ई सेल बराबर होता है ई नॉट सेल माइनस, ठीक है, माइनस RT अपॉन NF log 10 बेस, log E आएगा यहाँ पर, ठीक है, log E, ठीक है, उत्पाद का सक्रिय द्रव्यमान, उत्पाद अपॉन अभिकारक, ये आपको लिख देनी है, अभिकारक। अब इसमें करना क्या है, तो यहाँ पर आपको सब बताना है क्या, क्योंकि उसने उपयोग बताया। तो ई सेल क्या होता है बच्चों, ये होता है वैद्युत वाहक बल, ठीक है। ई नॉट क्या होता है, मानक वैद्युत वाहक बल। ई नॉट सेल क्या होता है बच्चों, मानक वैद्युत वाहक बल, ये आपको लिख के आना है, ठीक है। आर क्या होता है, ये तो गैस नियतांक होता है, गैस नियतांक है भाई, ठीक है। टी क्या होता है, टी ताप होता है, ठीक है। एन क्या होते हैं, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन होते हैं, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और एफ क्या होता है, एफ होता है फैराडे कांस्टेंट, यानी फैराडे नियतांक।
ये आप लिख के आएंगे तो ये मान के चलें ये अभिक्रिया, ये जो क्वेश्चन आएगा 2 नंबर में आएगा। 1 नंबर में तो आपकी ननर समीकरण है, हो सकता है 1 नंबर में दे दे, कंजूसी दिखाए एग्जामिनर, तो 1 नंबर में ननर समीकरण और 1 नंबर में ये सब आपको एक्सप्लेन करना होगा। इस तरीके से आप करके आएंगे तो आपको आसानी से जितने नंबर का क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रोटीन का विकृतीकरण पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रोटीन का विकृतीकरण क्या होता है? ठीक है, तापांतर तथा पीएच के परिवर्तन के कारण प्रोटीन की द्वितीयक तथा तृतीयक संरचनाएं नष्ट हो जाती हैं, जबकि प्राथमिक संरचना, ठीक है, इंटैक्ट रहती है, नष्ट नहीं होती है। इसी घटना को हम प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। आगे आप देखें, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। मोल प्रभाज कर सकते हैं। मोललता बहुत अच्छा 1 नंबर की पक्की सौदा है। मोलरता, द्रव्यमान प्रतिशत, ये 4-5 जो डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, इसमें बॉन्टॉप कारक भी आप ऐड कर सकते हैं, तो ये बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, आप करके जाना। हेलो एल्केन एकल आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन तथा 2 आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की टिप्पणी आ सकती है। इसमें तो ये पूछा है एकल आणुक और 2 आणुक नाभिक रागी अभिक्रिया की क्रिया विधि समझाइए, तो क्रिया विधि आपको कराई है, कई सारे स्टेप्स में कराइए, आप कर सकते हो वहां से। ईंधन सेल क्या होता है? ईंधन सेल आपको लिखाया गया था, एक प्रकार का दहन अभिक्रिया पर निर्भर करता है ईंधन सेल। ईंधन सेल में क्या है, एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है, मैंने आपको बताया था। कैथोड से O2 आती है, इधर से H2 आती है और जल का निष्कासन होता है। कंबक्शन कराते हैं, किसका हम दहन कराते हैं? मीथेन का करा सकते हैं, मीथेनॉल का करा सकते हैं, ये ईंधन के रूप में कार्य होते हैं। इसके बाद है इलेक्ट्रोड विभव क्या है? जब किसी धातु को उसी धातु के जलीय विलयन में भिगोया जाता है, धातु की सतह तथा विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसको प्रभावित करने वाले कारक, इसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं बच्चों, विकल्प में भी आ सकते हैं। कौन कौन प्रभावित करता है? इलेक्ट्रोड की प्रकृति, यानी धातु की प्रकृति निर्भर करती है। दूसरा, ठीक है, जलीय विलयन की सांद्रता, और तीसरा अगर आपको पता हो ताप भी निर्भर करता है। तो ये आपको ध्यान रखने, ठीक है, बहुत क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, आगे अगला है सी संचायक सेल। सी संचायक सेल एक द्वितीयक बैटरी होती है, और पढ़ना इसके बारे में थोड़ा सा आप जरूर करके जाना। आभासी एक अणुक अभिक्रिया क्या है? उदाहरण देके समझाइए। ठीक है, जब द्वितीय कोटि किसी एक अभिकारक को अधिक में लिया जाता है, द्वितीय कोटि प्रथम कोटि अभिक्रिया के भांति कार्य करती है, और इसी को हम क्या कह देते हैं? आभासी प्रथम कोटि अभिक्रिया या छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया कह देते हैं। अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता जरूर आप करके जाएं। आरएनए समीकरण क्या है? आरएनए समीकरण क्या है, इसकी उपयोगिता बताइए। तो आरएनए समीकरण क्या है बच्चों? K बराबर A e की पावर माइनस A अपॉन RT, ये होती है आपकी आरएनए समीकरण। इसकी उपयोगिता बताने हैं। K क्या होता है? दर नियतांक। A क्या होता है? आरएनएस नियतांक। E क्या होती है? सक्रियण ऊर्जा। ठीक है, R क्या होता है? गैस नियतांक। T क्या होता है? ताप। तो ये आप सब बता सकते हैं क्या क्या चीजें होती हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। होमोलैप्टिक तथा हेट्रोलैप्टिक समकुल क्या होते हैं? हो सकता है मल्टीपल आपको मिल जाए, निम्नलिखित में से होमोलैप्टिक समकुल है। होमोलैप्टिक समकुल में एक ही प्रकार के लिगेंड होते हैं, जबकि हेट्रोलैप्टिक समकुल में एक से ज्यादा प्रकार के लिगेंड होंगे। तो जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल से बताऊं कि आप होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक कैसे बताएंगे, तो ये जो है K4FeCN का होल 6 बच्चों, इसमें एक ही प्रकार के लिगेंड है, तो ये एक होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स है, होमोलैप्टिक समकुल है। होमोलैप्टिक समकुल का मतलब होता है बच्चों एक ही प्रकार के लिगेंड होते हैं। अगर ये हेट्रोलैप्टिक समकुल होगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा, FeS2O होल 5 Cl और Cl2। ठीक है, अब आप देखो 2 प्रकार के लिगेंड है, तो अब ये होमो नहीं है, ये हेट्रोलैप्टिक बन जाएगा, हेट्रोलैप्टिक समकुल। तो हेट्रोलैप्टिक समकुल वो होते हैं जिनमें एक से ज्यादा प्रकार के लिगेंड होते हैं, जबकि होमोलैप्टिक समकुल वो होते हैं जिनमें एक ही प्रकार का लिगेंड होता है। कीलेट प्रभाव क्या होता है? बहुधंतुक लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ चक्रीय वलय का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को हम कीलेट प्रभाव तथा इस प्रक्रिया को पूरी को क्या बोलते हैं? कीलेटीकरण कहते हैं। तो आप यहाँ से कह सकते हैं। क्लोरोफॉर्म, अच्छा फिर ये फिर से आ गया क्लोरोफॉर्म। ठीक है, ये नहीं आना था, पहले हो चुका है। ठीक है, फिनोल की अम्लीयता पर टिप्पणी लिखिए। भाई फिनोल की अम्लीयता पर टिप्पणी कैसे लिखनी है? तो देखें आप, ये होता है फिनोल लाइक दिस, और ये फिनोल एक H+ रिलीज करने के बाद में क्या बनाता है? ये बनाता है कुछ आयन, जिसे आप बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन।
और फिनॉक्साइड का आयन जो होता है अनुनाद के कारण स्थायित्व प्राप्त करता है संयुग्मी क्षार का। यही कारण है कि फिनोल क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो हम इस पर टिप्पणी लिखनी थी, तो क्या करते हैं, जब फिनोल H+ आयन दान करता है तो फिनॉक्साइड आयन मध्यवर्ती संयुग्मी क्षार बनाता है, जिसका स्थायित्व अनुनाद के कारण बढ़ जाता है। यही कारण है कि जो एरोमेटिक एल्कोहल है, ऐसे भी आ सकता है, एरोमेटिक एल्कोहल की अम्लीयता एलिफेटिक एल्कोहल से ज़्यादा होती है। तो वही बात कह रहा है, फिनोल की अम्लीयता एथिल एल्कोहल से ज़्यादा होगी, वही बात है, ठीक है। तो यहाँ से परिशुद्ध एल्कोहल क्या होती है, ठीक है, 100% शुद्ध एथिल एल्कोहल को हम क्या कहते हैं, परिशुद्ध एल्कोहल कहते हैं। फॉर्मेलिन क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड के 40% जलीय विलयन को क्या बोलते हैं बच्चों, फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं, ठीक है। अगला है ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्या होता है, तो 100% शुद्ध एसिटिक अम्ल को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। अब इसने ये पूछा इसका ये नाम क्यों है, क्योंकि 100% शुद्ध जो एसिटिक अम्ल होता है, जो ग्लेशियर आपका बर्फ की तरह चमकता है वैसे ही ये चमकता है, इसलिए इसको हम ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। एथिलअमीन अमोनिया की अपेक्षा अधिक क्षारीय होती है, क्यों। अब भैया एथिलअमीन क्यों होता है, एथिलअमीन होता है CH3 CH2 NH2 और अमोनिया क्या होती है बच्चों, NH3। अब तो वो अच्छा क्षार होगा जो एकाकी आसानी से दान कर देगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये समूह +I समूह है, और +I ये समूह क्या करते हैं, क्षारीयता को बढ़ाते हैं। आपको बताया था KB और KB क्या होती है, क्षारीयता, और इसको कौन बढ़ाते हैं, +I। तो अगर हम बात करें एथिलअमीन की क्षारीयता अमोनिया से अधिक होती है, क्योंकि एथिलअमीन में CH3 CH2 +I समूह की तरह कार्य करता है, जो कि अमीन की क्षारीयता को बढ़ाते हैं। यही कारण है एथिलअमीन की क्षारीयता अमोनिया से अधिक होती है, ठीक है। इसके बाद किधर गए, इधर आ गए। इसके बाद है क्लीवेंसन अपचयन क्या होता है, ठीक है, पढ़ना बच्चों, काफी मैंने कराया क्लीवेंसन अपचयन पे। एल्डिहाइड कीटोन की अभिक्रिया NH2NH2KOH तथा एथिलीन ग्लाइकोल के साथ कराते हैं तो एल्केन उत्पाद के प्राप्त होता है, एल्डिहाइड तथा कीटोन एल्केन में बदल जाते हैं। ऐसी बॉल किसनर आपको कराया था, सॉरी, क्लीवेंसन अपचयन में ZnHgHCl होता है, सॉरी, ठीक है, क्लीवेंसन में ZnHgHCl होता है, जबकि वॉल किसनर में NH2NH2KOH और हीट होगा, वो आप जरूर देख के जाए। उपसंयोजन यौगिक पे बर्नर सिद्धांत ने क्या बताया था, उपसंयोजी यौगिक में 2 प्रकार की संयोजकताएं होती हैं, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो अनआयनित होती है, जबकि द्वितीयक संयोजकता, सॉरी, प्राथमिक संयोजकता आयनित होती है, जबकि द्वितीयक संयोजकता अनआयनित होती है। प्राथमिक संयोजकता, ठीक है, केवल निगेटिव लिगेंडों द्वारा प्रदर्शित की जाती है या संतुष्ट की जाती है, जबकि द्वितीयक संयोजकता निगेटिव, न्यूट्रल और कैटायनिक सब करते हैं। प्राथमिक संयोजकता को डॉटेड लाइन द्वारा प्रदर्शित करते हैं, थिक, और जबकि द्वितीय संयोजकता को मोटी रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। प्राथमिक संयोजकता, ठीक है, डायरेक्शनल नहीं होती है, ठीक है, दिशात्मक नहीं होती है, जबकि द्वितीय संयोजकता दिशात्मक होती है। तो कई सारे मैंने आपको पॉइंट लिखा है, ठीक है। संयोजी बंध सिद्धांत की प्रमुख अवधारणाएं तथा इस सिद्धांत की सीमाएं भी बताइए, लिखाइए, आप जरूर पढ़ के जाएं। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत समझाइए। क्रिस्टल क्षेत्र स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल क्षेत्र स्प्लिटिंग एनर्जी या क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। तो मैंने बताया था T2G तथा EG ऑर्बिटल के ऊर्जा के अंतर को क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहते हैं। 1 नंबर की पक्की सौदा है, छोड़ के मत जाना बच्चों, आप जरूर आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अगला क्वेश्चन है, ल्यूकास परीक्षण द्वारा प्राथमिक तथा द्वितीयक एल्कोहल का विभेद कीजिए। तो आपको बताया था ल्यूकास परीक्षण प्राथमिक एल्कोहल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं देता है। द्वितीयक एल्कोहल 5 से 10 मिनट में धुंधलापन देती है, जबकि तृतीयक एल्कोहल तुरंत धुंधलापन यहाँ से देती है, ठीक है। इसके बाद आपका लेंथेनाइज संकोचन से आप क्या समझते हो, इसके क्या प्रभाव है। तो आपको बताया था, ठीक है, लेंथेनम के बाद जो 14 तत्व होते हैं ब्लॉक के, ठीक है, एफ ब्लॉक का जो परिरक्षण प्रभाव होता है वो क्षीण होता है, जिसके कारण क्या होता है, ठीक है, लेंथेनाइड के बाद साइज क्या होता है, घटने लगता है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने लगता है। यही इसकी कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ठीक है। राउल्ट के नियम से धनात्मक तथा ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन, वे विलयन जो राउल्ट के नियम से, जिनमें विलय तथा विलायक के बीच आकर्षण क्या होता है, अधिक होता है, राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। वे विलयन जिनमें विलय विलायक के बीच आकर्षण विलय तथा विलाय विलायक से कम होता है, वो धनात्मक विलयन प्रदर्शित करते हैं, वो आपको लिख लेना था। हेलो एल्केन, हेलो एरिन, हेलो एल्केन की तुलना में कम क्रियाशील होते हैं, क्यों। दो क्वेश्चन को ऐसे भी घुमा सकता है, दो दूसरा क्वेश्चन इसी का यही बन जाएगा, ठीक है। क्लोरोबेंजीन की क्रियाशीलता, क्लोरोबेंजीन नाभिक स्नेही अभिक्रिया तेजी से देता है, जबकि मेथिल क्लोराइड, सॉरी, क्लोरोबेंजीन
मैथिल क्लोराइड की तुलना में धीमी गति से नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है, क्यों? बात वही है, हेलो एरिन में दो ही बंध के गुण आ जाते हैं, जिसके कारण CCl बंध स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उसको तोड़ नहीं पाते हैं, जबकि मैथिल क्लोराइड में कुछ नहीं होता है, CCl बॉन्ड क्या होता है, वीकर होता है। यही कारण है कि दिस ठीक है। क्लोरोबेंजीन का द्विध्रुव आघूर्ण साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड की तुलना में कम होता है, क्यों? तो साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड में फिर से वही बात, कोई सिंगल बंद करैक्टर होते हैं, जबकि क्लोरोबेंजीन में दो बंद करैक्टर होते हैं और बंद लंबाई कम हो जाती है, तो डायपोल मूवमेंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या कारण है पैराडाइक्लोरोबेंजीन का गलनांक ऑर्थो तथा मेटा से अधिक होता है? क्यों? पैराडाइक्लोरोबेंजीन एक सममित अणु होता है, जिसके कारण इसका जो जालक होगा स्ट्रॉन्ग बनेगा, यही कारण है इसका गलनांक और विलेयता भी अधिक होती है। ठीक है, आगे देखें हम मोलर चालकता की परिभाषा। ठीक है, एक मोल वैद्युत अपघट्य की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। ठीक है, वो आप लिख सकते थे। सीमांत मोलर चालकता से क्या तात्पर्य है? ठीक है, जब किसी वैद्युत अपघट्य की सांद्रता शून्य की ओर अग्रसर होती है तो वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता एक फिक्स वैल्यू अटेन करती है, जैसे सीमांत मोलर चालकता कहते हैं। ठीक है, आगे है संयोजी बंध सिद्धांत के अनुसार COF6 की ऑक्सीकरण अवस्था संकरण ज्यामिति एवं चुंबकीय प्रकृति बताइए। तो इस टाइप के क्वेश्चन के मैं कहूँगा, ठीक है, टारगेटिंग करूँगा, ऐसे क्वेश्चन जरूर आपको मिलेंगे। आपको क्लास में काफ़ी क्वेश्चन इस टाइप के मैंने करा रखे हैं। चलो मैं आपको और बता देता हूँ, जो नए बच्चे आए उनको समझ में आ जाएगा। COF6 ये आपको एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है और आपसे ये पूछा गया है कि ऑक्सीकरण अवस्था के कारण ज्यामिति बतानी है, चुंबकीय प्रकृति और संकरण बताना है। तो सबसे पहले बच्चों हम इसका ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। 1 × x 6 - 1 = -3। जैसे आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो +3 में है कोबाल्ट। अब कोबाल्ट क्या होता है? कोबाल्ट होता है 27। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बनेगा 3d7 4s2। 3 इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंकने हैं, पहले S से निकलेंगे आउटर सेल से और फिर D से निकलेंगे। जैसे मैं CO3+ करूंगा बच्चों, ये बन जाएगा 3d6, क्योंकि एक यहाँ से 2 यहाँ से, 4s0, ये आपका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब हमसे क्या पूछा है? पहले हम 3D को बनाते हैं। 3D 1 2 3 4 5, फिर हम क्या लिखेंगे इसके बाद 4s, ये आ गया हमारे पास 3D, फिर आ जाता है 4s और फिर आ जाता है हमारे पास 4p, और यहाँ पर 4D भी बचा होगा। ठीक है, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब होता क्या है बच्चों, एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरते हैं हुंस रूल के अकॉर्डिंग, 1 2 3 4 5 और एक 6। फिर देखते हैं हम लिगेंड। फ्लोरीन एक दुर्बल लिगेंड होता है, दुर्बल बिग फील्ड लिगेंड होता है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होता है, तो ये पेयरिंग नहीं कर पाएगा। समन्वय संख्या 6, तो 6 वैकेंट ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे, तो मिलाओ 1 2 3 4 5 और एक 6। जब ये आपस में मिलेंगे बच्चों, इसका संकरण आपको दिख गया होगा, क्या है इसका संकरण होगा, देखो 1s 3p और 2d, sp3d2। दूसरा क्या पूछा है उसने? ज्यामिति पूछी है, ये पहले का आंसर हो गया। दूसरी ज्यामिति कैसे निकालते हैं? ज्यामिति बड़ा सिंपल है। sp3d2 की जो ज्यामिति होती है बच्चों, वो कैसी होती है? अष्टफलकीय होती है। ठीक है, तीसरी हमसे क्या पूछा है? तीसरा चुंबकीय गुण पूछा है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो ये प्रकृति में कैसा होगा? अनुचुंबकीय होगा। तो ये हमारे 3 नंबर का क्वेश्चन था, आसानी से आप इसे निपटा सकते थे। बीबीटी यानी देखो संयोजी बंध सिद्धांत डायरेक्ट बहुत कम चांसेस है, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ ले 3 नंबर में बहुत ज़्यादा चांसेस है, इसके ब्राइट चांसेस है, आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ कि कैसे ये हो पाएगा। अगला है हमारे पास, किधर गए? हाँ, निम्नलिखित पे टिप्पणी लिखनी है। बी हाइड्रोहेलोजनीकरण यानी बीटा विलोपन अभिक्रिया, एल्डोल संघनन, अब इसमें मैं कुछ नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, ये अभिक्रिया आपको कराई है, इसमें से आप पढ़ना। ठीक है, और इससे जरूर करना। आगे है अगला, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है बच्चों, क्या होता है जब, देखो क्या होता है जब के मैंने 10 क्वेश्चन उठाए, हो सकता है क्या होता है जब ना फंसे,
क्योंकि चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन इसके होते हैं। तो आप ज़रूर इसे करके चले जाएं। मेनली तो ये है फंसने चाहिए, अगर नहीं फंसते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और फंसेंगे मगर वो भी आप करे आओगे। क्या है, क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड की सांद्र NaOH से साथ अभिकृत कराते हैं, भैया ये कैनिजारो अभिक्रिया है वो छाप देनी थी। सो उसकी ईथर की उपस्थिति में मैथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से कराते हैं। मैथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से कराते हैं, भैया ये बोर्ड्स अभिक्रिया है। तो क्या होता है जब में 90% आपको नेमिंग रिएक्शन मिलेगी, नेमिंग रिएक्शन मिलेगी, बस पहचानना है आपको क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करेंगे। इसमें नेमिंग रिएक्शन आती है, तो बहुत अच्छे से आप इसे करके जाना। अगला है एसिटल्डिहाइड को तनु NaOH के साथ अभिक्रिया करते हैं। अरे भैया एसिटल्डिहाइड तनु NaOH एल्डोल संघनन पूछ रहे हो आप, ठीक है। कैल्शियम एसीटेट के शुष्क आसवन, ये कीट एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि, एसीटोन बनाने की विधि प्रयोगशाला नहीं है, ठीक है। अगला है हमारे पास फिनोल की सांद्र नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं, भैया पिक्रिक अम्ल बनता है, बहुत फेमस अभिक्रिया है। फिनोल की अभिक्रिया जिंक चूड़ से कराते हैं, बेंजीन बनती है, बहुत फेमस अभिक्रिया है। फिनोल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल मिलाया जाता है, ब्रोमीन 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल मिलता है, बहुत फेमस अभिक्रिया है, ठीक है। एसिटिक अम्ल से एथिल अल्कोहल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिकृत कराते हैं, एस्टरीकरण अभिक्रिया है, बस पहचाननी थी, ठीक है। आगे देखें, प्रयोगशाला विधि में क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। और फिर आपको देखो प्रयोगशाला विधि में हम बनाते हैं भैया सेंडमेयर अभिक्रिया से। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 54, इसको मैं बता देता हूँ कैसे बनाते हैं। तो बच्चों हम लेते हैं डायजोनियम सॉल्ट N2+ और Cl-, इसकी अभिक्रिया कराते हैं Cu2Cl2। जैसे हम HCl से अभिक्रिया करा देते हैं, यहाँ से हमें मिल जाता है क्लोरोबेंजीन। तो ये प्रयोगशाला विधि थी, यही आपको छाप देनी थी। अगर ये छाप देते एक नंबर का पक्का काम यहाँ से हो जाता। ये पहला। दूसरा इसने कुछ पूछा है क्लोरोबेंजीन की निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया भी प्रदर्शित कीजिए। अगर हम क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया किससे कराएं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं, HNO3 सांद्र है ये, ठीक है। और इसकी अभिक्रिया हम सांद्र H2SO4 के साथ कराते हैं। जैसे हम इसे कराते हैं तो ऑर्थो पैरा उत्पाद मिलते हैं लाइक दिस, ये अल्प होता है बच्चों, ठीक है। और ये जो मिलता है ये मुख्य उत्पाद होता है। अल्प क्यों होता है, मुख्य क्यों होता है, बताना आप मुझे कमेंट करके, क्यों ये मुख्य बनता है और ये क्यों अल्प बनता है, कमेंट जरूर करना, देखते हैं किसको पता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन इसने पूछा है कि क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया आप AlCl3 की उपस्थिति में CH3Cl से करा रहे हो। भैया ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, और देखो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नाम से भी आ सकती है कि एनिसोल की फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया लिखिए, तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसकी अभिक्रिया आपने सांद्र HNO3 से करा दी और सांद्र H2SO4 के साथ। जब भी ये अभिक्रिया कराओगे तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी दो, ठीक है, सॉरी सांद्र नहीं है, ठीक है। इसने कराई है निर्जल AlCl3 के, मिथाइल क्लोराइड के साथ करा रहे हैं निर्जल AlCl3। तो ये आपकी सेंडमेयर वो सॉरी, ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है, एल्कलीकरण। तो यहाँ पर Cl है, एक बार CH3 यहाँ लग जाएगा, ये अल्प बनेगा, और एक बार जो CH3 है बच्चों पैरा पे लग जाएगा, और ये हमारा मुख्य उत्पाद बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपको देख लेनी थी, ठीक है। आगे कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन ही है, और क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया Cu2O की उपस्थिति में अमोनिया से करा देते हैं। बहुत अच्छे, क्लोरोबेंजीन है भैया, इसकी अभिक्रिया आप NH3 से करा रहे हो, तो NH3 को आप ऐसे लिख दो लाइक दिस, और Cu2O। तो यहाँ से आपको HCl को हटा देना है। जैसे HCl हटेगा बच्चों ये बन जाएगी एनिलीन, एनिलीन और साथ में बन जाएगा HCl। तो इस तरीके से आप इस अभिक्रिया को कर सकते थे। आगे है प्रयोगशाला विधि में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की संक्षिप्त वर्णन पढ़ाया है आपको, ठीक है। सांद्र NaOH तथा अमोनिया से अभिक्रिया, सांद्र NaOH से कराएंगे कैनिजारो, अमोनिया से कराएंगे तो यूरोट्रोपिन मिलेगा। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कैसे प्राप्त करोगे फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन, इसे भी आप करके जाना। एसिटिक अम्ल बनाने की कोई दो विधियां लिखिए और रासायनिक समीकरणों के साथ एस्टरीकरण और निर्जलीकरण अभिक्रिया पे टिप्पणी लिखिए। बेंजल्डिहाइड बनाने की कोई 2 विधियां की रासायनिक समीकरण लिखनी है। कई सारी कराई है आपको बेंजल्डिहाइड बनाने की। एक तो आपको कराई है, ठीक है, साइड एल्काइलेशन द्वारा, ठीक है, इटार्ड अभिक्रिया, गाटरमान कोच, तो वहाँ से आप बना सकते थे। और क्या होता है जब बेंजल्डिहाइड KCN से अभिक्रिया कराता है, साइनोएड्रिन बनता है, टॉलिन अभिकर्मक के साथ बेंजोइक अम्ल का सॉल्ट बनेगा, ठीक है। बेंजोइक अम्ल की 2 विधियां
और बेंजोइक अम्ल की निम्न से अभिक्रिया करानी है। अमोनिया के साथ बेंजोइक अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं, बेंजेनामाइड मिलेगा। PCl5 से कराते हैं, बेंजोइल क्लोराइड मिलेगा। और NaOH और CO2 के साथ कराते हैं बिकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया है, यहाँ पर बेंजीन आपको उत्पाद के रूप में मिल जाएगी। ठीक है, 59वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर्मिक अम्ल बनाने की विधि का सचित्र वर्णन आएगा भैया। इसकी फैलिक विलयन के साथ अभिक्रिया और निम्नलिखित अभिक्रिया का समीकरण भी लिखना था। प्रयोगशाला विधि में एसीटोन बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। एसीटोन की नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया, हाइड्रोक्सिलअमीन से अभिक्रिया की समीकरण लिखनी है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्या होता है जब ग्लूकोज की अभिक्रिया निम्नलिखित अवकर्मकों से कराई जाती है। ग्लूकोज की अभिक्रिया Rad-P/HI से कराई जाती है, NHN मिलता है। एसिटिल क्लोराइड से कराते हैं ग्लूकोपेंटा एसिटेट बनता है। HCl से कराते हैं ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन बनता है। कंसंट्रेटेड HNO3 से कराते हैं तो सैकरिक अम्ल मिलता है। और Br2H2O से कराते हैं बच्चों तो क्या मिलता है, ग्लूकोनिक अम्ल मिलता है। मेरे तरफ से जो मेरे पास जो गैस पेपर था उसका पूरा डिस्कशन, डिटेल डिस्कशन आपके पास हो गया है। आई होप थ्योरी थी, ज़्यादा कराने वाली चीज़ें नहीं थी। अब क्या इसके अलावा और क्या करें, अगर देखो इतना अगर आपने कर लिया तो 50 नंबर आपके 70 में से कंफर्म है। अब बचते हैं 20 नंबर। 20 नंबर के लिए देखो 10 नंबर के आपके न्यूमेरिकल बचे, 10 या 12 नंबर के जो भी आएंगे। वैसे 14 नंबर के आए CBSE में, तो 10 हम मान के चल रहे हैं। 10 के न्यूमेरिकल बचे और 10 नंबर के बचे आपके स्पेशल क्वेश्चन। स्पेशल क्वेश्चन आपको नोट्स में लास्ट में कराए हैं हर एक चैप्टर के, वो जरूर करके जाएं, स्पेशल क्वेश्चन ना छोड़ें। और जाहिर सी बात है बहुत अच्छा पेपर होगा। ठीक है, अच्छे से आप तैयारी करें, इतना आप गैस पेपर जरूर करके जाएं। ठीक है, जरूर पढ़ें। ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे और आप तैयारी कर पाएंगे। इधर उधर के चक्कर में ना पड़े कि भाई ये कर ले वो कर ले। ठीक है, जिस दिन पेपर हो बहुत अच्छे से फ्रेश हो, ठीक है, नहा धो के परफ्यूम लगाएं और आराम से जाएं। ठीक है, फ्रेश होके जाएं, जल्दबाजी नहीं करें। सेंटर पे मैं जरूर मिलूंगा आपको, जब आपका पेपर होगा उससे पहले आपको मिलूंगा। वहां से आपसे थोड़ी बात करनी है, मोटिवेट करना है। आप 90+ लेके आए, अच्छे से नंबर लेके आए। और फिर मैं जब आप पेपर देके निकलेंगे तब भी मैं आपके साथ रहूंगा और एक वीडियो शूट करेंगे कि कैसा पेपर हुआ। देखते हैं, आई होप सब बढ़िया होगा। ऑल द बेस्ट बच्चों, अच्छे से तैयारी करो। ठीक है, ऑल द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू बच्चों।